डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म करते वक्त हमें कौन से पॉइंट्स सामने रखना है, किस पॉइंट को समझना है, ये आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। यहाँ पर तमाम जो कंसेप्ट है डिस्कस किए जाएंगे जो रिएक्शन को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें से कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो भी हम समझेंगे, और उसके बाद फिर आगे किस तरह से यहाँ पर कंसेप्ट को यूज़ किया जाता है रिएक्शन के अंदर वो समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिएक्शन जब हो रही है तो उसमें कुछ टर्म यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, सॉल्वेंट है, इंटरमीडिएट्स है। ये सारे टर्म यहाँ पर यूज़ किए जाएंगे। तो रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, और किस तरह से सॉल्वेंट अपना काम करता है, सॉल्वेंट के टाइप क्या होते हैं, इंटरमीडिएट किस तरह से यहाँ पर बिहेव करता है, इनकी एनर्जी लेवल क्या होती है, रिएजेंट किस तरह से यहाँ पर काम कर रहा होता है, सारे पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक बेसिक सा स्ट्रक्चर रिएक्शन का, जिसमें हमको समझना है कि यहाँ पर क्या होने जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं, जब भी रिएक्शन लिखेंगे तो रिएक्टेंट लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और उसके बाद राइट साइड में क्या लिखा जाएगा, प्रोडक्ट लिखा जाएगा। अब उसके बाद जो एरो लगाया जाता है डायरेक्शन मूवमेंट के लिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के डायरेक्शन में, प्रोडक्ट के जानिब में हम क्या करते हैं, उस डायरेक्शन में हम एरो का यूज़ करते हैं। तो उस वहाँ पर हम जो एरो हैं वहाँ पर कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं कि यहाँ पर कौन सा सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाएगा या फिर रिएजेंट यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा, इसको यहाँ पर लिखा जाता है। तो पहले हम बात करते हैं कि रिएक्टेंट कितने तरह के होते हैं। रिएक्टेंट भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सबस्ट्रेट और एक होता है रिएजेंट। अब नॉर्मली सबस्ट्रेट और रिएजेंट को समझेंगे कैसे हम। तो सबस्ट्रेट का मतलब नॉर्मली ये होता है कि जो रिएक्शन के अंदर जिसमें हम प्रॉपर्टी जिसकी चेंज करने जा रहे हो वो सबस्ट्रेट कहलाएगा, और रिएजेंट वो होता है जो प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट नॉर्मली इसका परसेंटेज ज़्यादा होता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो परसेंटेज ज़्यादा हो, कभी इक्वल में भी होता है। लेकिन एक जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये याद रखें कि सबस्ट्रेट वो होता है जिसकी प्रॉपर्टी हम चेंज करने जा रहे हैं, और रिएजेंट वो होता है जो प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। उसके बाद यहाँ पर सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। सॉल्वेंट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जो आप रिएक्शन करने के लिए सबस्ट्रेट का आपने इस्तेमाल किया है, रिएजेंट का इस्तेमाल किया है, जब वो डिज़ोल्व हो जाएंगे अच्छे से तो बॉन्डिंग बनाने में, बॉन्ड ब्रेक करने में वो हेल्पफुल रहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अब सॉल्वेंट के टाइप भी होते हैं। सॉल्वेंट के टाइप क्या होते हैं? दो तरह से यहाँ बेसिकली होते हैं, पोलार सॉल्वेंट भी होते हैं, नॉन पोलार सॉल्वेंट भी होते हैं। खैर इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं यहाँ पर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और वहाँ पर बीच में हमें मिलता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है बच्चों कि जो इन बिटवीन होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के डायरेक्शन में, कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप किचन में हो, वहाँ खाना बना रहे हो, तो आप देखिए कि स्टार्टिंग में जब आपने इस आपका जो गैस ऑन नहीं किया था, उसको हीटिंग प्रोवाइड नहीं किया था, जो भी कंटेंट था आपने वेसल में डाल दिया, बर्तन में डाल दिया, आप खाना बनाना स्टार्ट कर लिया। तो कुछ देर के बाद आप उसको चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि अभी जो आपने खाना बना रहे हैं वो किस लेवल पर आ गया है। तो होता ये है कि जो स्टार्ट में आपने जो कंटेंट उसमें ऐड किया था, अब वो क्वालिटी, वो प्रॉपर्टी अब उसकी नहीं रही, कुछ उसमें चेंज आया। लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि अभी वो जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट था, जो डिश बनाने के लिए आपने सारी चीज़ें मिलाई हैं, वो टेस्ट उसमें नज़र नहीं आ रहा है, वो अभी क्वालिटी नज़र नहीं आ रही। तो आप उसमें क्या करते हैं भी, और चेंज लाने के लिए और उसको हीटिंग है या फिर और जो भी कंडीशन है उसको आप प्रोवाइड करते हैं। तो इन बिटवीन कंडीशन जो होती है वो कहलाएंगी इंटरमीडिएट। यहाँ पर इसकी एनर्जी लेवल क्या होती है बच्चों? हाई होती है। तो ये समझने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया हूँ। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के बीच की जो कंडीशन है वो इंटरमीडिएट है, यहाँ पर इसकी एनर्जी लेवल हाई होती है। कुछ प्रॉपर्टी यहाँ पर कुछ कंडीशन अप्लाई करने के बाद इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम पहले बात करेंगे सबस्ट्रेट, उसके बाद है रिएजेंट, और फिर आगे सो ऑन कंटिन्यू हो जाएंगे। तो रिएजेंट की पहले बात कर लेते हैं। रिएजेंट क्या है? तो रिएजेंट यहाँ पर दो तरह से है, एक है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल को बच्चों ई, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, उस पर पॉजिटिव साइन लगाया जाता है। और इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक ऐसा स्पेशीज, एक ऐसा एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी क्या हो? कम हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ई पॉजिटिव, ई प्लस साइन उस पर लगाया जाता है।
तो ये कार्बन भी हो सकता है या कार्बन के अलावा कोई एलिमेंट भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद हम न्यूक्लियोफाइल की बात करेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज, एक ऐसा एटम, एक ऐसा स्पेशीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो, ज़्यादा हो, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। जिसको हम क्या करते हैं, कैपिटल एन यू इस लेटर से डिनोट करते हैं और उस पर हम माइनस साइन का यूज़ करते हैं। तो ये है न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या होता है बच्चों। तो इंटरमीडिएट को यहाँ बेसिकली क्लासीफाई किया गया है इनटू 3 टाइप्स में। तो यहाँ पर है इंटरमीडिएट में, हम अगर कार्बन रिएक्शन की अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ पर कार्बोकैटायंस, फ्री रेडिकल्स और कार्बो एनायंस ये आपको इंटरमीडिएट के तौर पर मिलेंगे। अब कार्बोकैटायन का मतलब क्या होता है, कैटायन नॉर्मली, कैटायन का मतलब होता है कि एक ऐसा स्पेशीज जिस पर क्या हो, पॉजिटिव साइन हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या हो, कम हो, उसको हम कैटायन कहते हैं। यहाँ कार्बोकैटायन का मतलब एक ऐसा कार्बन जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो, उसको हम कार्बोकैटायन कहेंगे और उस पर हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। तो कैटायन ये वर्ड हर उस स्पेशीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हर उस एटम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो। लेकिन यहाँ पर हमने टर्म यूज किया कार्बोकैटायन, ये स्पेसिफिक हुआ है कार्बन के लिए। एक ऐसा कार्बन जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो उसको हम क्या कह रहे हैं, कार्बोकैटायन। उसके बाद फ्री रेडिकल की बात करें तो फ्री रेडिकल का मतलब होता है एक ऐसा एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो बट उसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो उसको उस एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल। और एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से जो लास्ट में, मतलब ये क्या होता है कि जब बॉन्ड ब्रेक किया जाता है इक्वली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। हाँ, तो इक्वली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से उनके पास एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का बच जाता है, उस वजह से उस स्पीशीज को हम फ्री रेडिकल कहते हैं। तो ये कोई भी एलिमेंट हो सकता है जहाँ पर बॉन्ड इक्वली ब्रेक करने पर हमें फ्री रेडिकल मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कार्बो एनायंस। कार्बो एनायन का मतलब होता है कि एक ऐसा स्पेशीज जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए, उसको हम कहते हैं कार्ब एनायन। कार्बन की बात करें तो कार्बन एनायन, और दूसरे एलिमेंट भी हो सकते हैं जिनको हम एनायन कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया है सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएजेंट्स, और उसके बाद इंटरमीडिएट। अब हम आते हैं यहाँ पर सॉल्वेंट की बात करते हैं। सॉल्वेंट को भी क्लासीफाई किया बेसिकली 2 टाइप्स में, एक होता है पोलार, दूसरा होता है नॉन पोलार। तो पोलार सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल जो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पाया जाता हो, हाँ, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो इन बिटवीन बॉन्ड, तो उन्हें पोलार सॉल्वेंट कहा जाएगा। तो उनको भी फर्दर और क्लासीफाई किया गया है 2 तरह से, पोलार प्रोटिक और पोलार एप्रोटिक। पोलार प्रोटिक का मतलब होता है कि ऐसे पोलार सॉल्वेंट जो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाइड्रोजन प्रोवाइड कर सकते हैं, उन्हें पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट कहा गया है। और ऐसे सॉल्वेंट जो ऐसे पोलार सॉल्वेंट जो हाइड्रोजन प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे उनको हम क्या कहेंगे, पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट। इस टॉपिक को भी आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नॉन पोलार का मतलब होता है कुछ ऐसे सॉल्वेंट जहां पर जो बॉन्ड बन रहा है उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है नहीं के बराबर हो, कम हो या इक्वल हो। तो ऐसी कंडीशन में उस मॉलिक्यूल को, उस सॉल्वेंट को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलार सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, तो अब हम यहाँ पर ये सारे बेसिक टर्म समझने के बाद अब हम मूव करते हैं कि रिएक्शन होती कैसे हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए कैसे हम बॉन्ड ब्रेक करेंगे, कैसे बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड बनाने के लिए, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कौन से कंडीशन हमें ज़रूरी है। तो मैकेनिज्म वाला जो पार्ट होता है वो समझने के लिए हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन, बॉन्ड को तोड़ना। मैकेनिज्म में यही तो समझाया जाता है कि बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, क्यों टूटेगा, कैसे टूटेगा, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव होंगे, और फिर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, उसको हम किस एरो से डिनोट करेंगे। ये सारी चीज़ें जो एक्सप्लेन की जाती है उसे कहा जाता है मैकेनिज्म। किस कंडीशन में होगा, सॉल्वेंट को वहाँ पर कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा, रिएजेंट कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा, ये सारे बातें जो एक्सप्लेन की जाती है उसे कहा जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म। अब हम उस मैकेनिज्म वाले पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो उसमें हम पहली बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड फ्यूजन, बॉन्ड तोड़ना, बॉन्ड कैसे तोड़ा जाएगा, उसे हम कहते हैं क्लीवेज। बॉन्ड तोड़ने के लिए यहाँ पर 2 कंडीशन बताई जाती है, एक होता है होमोलिटिक फ्यूजन और दूसरा होता है हेटेरोलिटिक फ्यूजन।
होमो का मतलब क्या होता है बच्चों? होमो का मतलब होता है सेम। होमोलिटिक फिजन का मतलब होता है कि बॉन्ड को ऐसे तोड़ा जाए कि दोनों एटम के पास इक्वल इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उसे कहा जाता है होमोलिटिक फिजन। तो होमोलिटिक फिजन को हम सिमेट्रिकल भी कह सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम ले रहे ए और बी, दो एक मॉलिक्यूल था जिसमें दो एटम थे ए और बी, उनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। अब इस बॉन्ड को आप ऐसे ब्रेक करें कि दोनों के पास इक्वली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, दोनों के इलेक्ट्रॉन अपने अपने पास वापस आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या होता है, दोनों के पास, देखिए एक बात याद रखें, ये जो बॉन्ड बनाना है तो याद रखें सिंगल बॉन्ड जब बनता है जब दो इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किया जाए। तो दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल किए थे इसलिए एक बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड बना। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, दोनों के इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है, उनको वापस कर देना है। जब वापस करेंगे तो उनके पास हम क्या होगा, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन वहाँ पर लगा देंगे। और इस तरह से इसे कहा जाता है रेडिकल्स। तो इसे कहेंगे हम फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ पर दो रेडिकल मिल रहे हैं, ए रेडिकल और बी रेडिकल। पढ़ने का तरीका क्या होगा, ए रेडिकल और बी रेडिकल, तो ये फ्री रेडिकल बन रहे हैं। अब ये होमोलिटिक जो फिजन होता है, सिमेट्रिकल बॉन्ड जब ब्रेक किया जा रहा है, दोनों को रेडिकल बनाया जा रहा है, इसके लिए कौन सी कंडीशंस चाहिए और ये किन चीज़ों को फेवर करता है? नंबर वन, ये कब पॉसिबल होगा, जब ऐसा बॉन्ड जहां पर दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम हो या फिर दोनों भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रखते हो, ऐसे बॉन्ड ब्रेक किए जाएंगे तो वहां पर होमोलिटिक फिजन होगा, वहां पर रेडिकल्स बनेंगे। दूसरी कंडीशन, अच्छा अब हम सॉल्वेंट को देखकर कैसे आइडेंटिफाई करें? तो नॉर्मली जब ऐसी रिएक्शन की जा रही हो जहां पर नॉन पोलर सॉल्वेंट दिए जाए हैं, नॉन पोलर का मतलब वही होना कि जहां पर ऐसा मॉलिक्यूल जिनके बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो, बहुत कम हो या नहीं के बराबर हो, सेम हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर में एग्जांपल है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CS2 वगैरह बहुत सारे हैं। तो ऐसे सॉल्वेंट फेवर करते हैं होमोलिटिक फिजन को, इक्वली इलेक्ट्रॉन ये ब्रेक करने में हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि नॉर्मली ये जो रिएक्शन होती है ये गैशियस फेज को फेवर करती है। होमोलिटिक फिजन रिएक्शन गैशियस फेज में होती है नॉर्मली। उसके बाद अगर किसी रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि वहाँ पर परऑक्साइड दिया गया है या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज़ किया गया है या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पर आपको दिया गया है, तो समझ जाए कि यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक होने जा रहा है वो होमोलिटिक फिजन हो रहा है, इक्वली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और यहाँ पर रेडिकल फॉर्मेशन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन आपने याद रखना है कि होमोलिटिक कहाँ पर होगा, जहाँ पर दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम हो या नहीं के बराबर हो या दोनों सेम हो। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया गया हो। तीसरा ये है कि ये नॉर्मली गैशियस फॉर्म में रिएक्शन की जा रही हो। चौथा ये है कि यहाँ पर परऑक्साइड का इस्तेमाल किया गया हो या फिर अल्ट्रावायलेट UV लाइट का इस्तेमाल किया गया हो या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया हो। अच्छा, अब हम आते हैं सेकेंड टाइप में, सेकेंड फिजन में, जो होता है हेटेरोलिटिक फिजन, कि एक ऐसा अनसिमेट्रिकल, जिसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसा बॉन्ड को ब्रेक करना जहां पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। अब देखिए ए और बीच का जो बॉन्ड है इसको हमने क्या किया है जो मूव किया है, आप देख सकते हैं कि एरो का डायरेक्शन कहाँ पर है, वन साइडेड है। और यहाँ ऊपर आपने देखा रहता है कि ए और बी के अंदर हम क्या करेंगे, जो एरो का डायरेक्शन होगा वो किस तरह से होगा आपने बताना है, हाफ हेडेड एरो यहाँ पर बताएंगे आप। ठीक है, हाफ हेडेड एरो का इस्तेमाल किया जाएगा कब, जब आप फ्री रेडिकल बनाएंगे, इक्वल इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन जब आप हेटेरोलिटिक फिजन कर रहे हैं तो बॉन्ड को का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का डायरेक्शन कहाँ पर होगा, जहाँ पर आप दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके जाना चाहते हैं। और दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव होंगे, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो देखिए इसमें मान लो कि ए और बी में बी अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो दोनों इलेक्ट्रॉन बी के पास चले जाएंगे और उसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, कार्बोकैटायन एक मिलेगा और दूसरा कार्बो एनायन मिलेगा। अगर हम ये कार्बन की अगर बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पर इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, जिसका इलेक्ट्रॉन मूव हुआ दूसरे सामने अपोजिट एटम की तरफ तो उस पर आएगा पॉजिटिव साइन, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन दोनों चले गए उस पर आएगा नेगेटिव साइन। वहाँ दो इलेक्ट्रॉन के जरिए हम उसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन मिलेगा। उसके बाद अगर इसी को अगर हम ये समझे कि ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बी इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो बी का इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है ए के पास, तो उस कंडीशन में हम बना सकते हैं बी को आप कार्बोकैटायन बना लें, ए को आप कार्बो एनायन बना लें। तो इस तरह से सिंबल के थ्रू इनको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो हेटेरोलिटिक फिजन में हमें क्या मिल रहा है बच्चों, आयंस मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं, आयन मिल रहे हैं। अब ये जो आयन फॉर्मेशन है कब ये फेवर करता है, ये रिएक्शन कब पॉसिबल है, तो इसमें नंबर 1 ये है कि जो बॉन्ड हो वो पोलराइज्ड हो। पोलराइज का मतलब ये हो कि जो बॉन्ड बना हो उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा हो। ऐसी कंडीशन में ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो वो हेटेरोलिसिस को फेवर करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि इन दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो। तीसरी चीज़ ये कि जब ये रिएक्शन की जा रही हो और वहाँ पर पोलार सॉल्वेंट का इस्तेमाल किया जाए तो ये हेटेरोलिसिस को फेवर करता है। और उसके बाद ये रिएक्शन जब की जाएगी तो यहाँ पर टेम्परेचर लो होगा, लो टेम्परेचर यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, इस वजह से ये हेटेरोलिसिस को फेवर